अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज की जो मेरी वीडियो बड़ी ख़ास है। तकरीबन मैं कोशिश करता हूं कि जो अहम तरीन इश्यूज़ हों उनके ऊपर वीडियो बनाता हूं और आप तक वो तफसीलात पहुंचाने की कोशिश करता हूं जो टीवी चैनल्स पर ज़्यादातर वो हाईलाइट नहीं होती या नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू ही इसलिए किया था कि बहुत सारी चीज़ें जो नज़रअंदाज हो जाती हैं, रह जाती हैं, आवाम तक नहीं पहुँच पाती, वो आप तक पहुँचाता रहूँ। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि पूरी ईमानदारी के साथ, नेक नीति के साथ और अपना जो मेरा एक पेशा है, शोबा है जो सहाफ़त का, उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो निभाता रहूँ और इंशाल्लाह मैं निभाता रहूँगा। और बुनियादी तौर पर ये अवामी मकसद, अवामी मफ़ाद के लिए जो अवाम के जो मसाइल हैं वो सब उजागर करने के लिए मैंने बनाया था। और अवाम, चूँकि अवाम के मसाइल के बजाय हमारे ज़्यादातर सहाफ़ी जो हैं वो फिर या तो तर्जमान बन जाते हैं मुख्तलिफ़ इदारों के, मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं के, या जो है वो मुख्तलिफ़ चापलूसी के चक्कर में लग जाते हैं, लेकिन अवामी मफ़ाद को भुला कर वो फिर ज़ाती मफ़ाद या मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के मफ़ाद में लग जाते हैं। लेकिन मैं इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा और ये मेरा अपने साथ एक वादा है। और इंशाअल्लाह जिस दिन मैंने ये ट्रैक तब्दील किया उस दिन मेरा ज़िवाल होगा और ये अल्लाह ताला जानता है। और मेरा इस अपने ज़मीर के साथ ये वादा किया हुआ मैंने इंशाअल्लाह। और बहुत सारी चीज़ें बीच में आती हैं और मैं हमेशा उनको नज़रअंदाज करता हूँ और हमेशा उस अपने पेशे की तरफ और जो अपनी कमिटमेंट है उस पर पूरा उतरने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वीडियो से या मेरी ख़बरों से कोई ऐसा तासुर ना जाए कि ऐसा लगे कि किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ या किसी के हक़ में जो हक़ और सच की बात होती है वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। ये वीडियो भी कुछ इस तरह है जिस तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का इंतकाल हुआ है। आज पूरी कौम अफसुर्दा है और 2003 से लेके अब तक वो नज़रबंद थे। उस वक्त तक जो है वो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आज उनकी जो वीडियोज़ सामने आ रही हैं वो सुन के हम खुद शर्मिंदा हो रहे हैं कि उनके साथ हमने क्या किया। इसी तरह की एक जुड़ी हुई वीडियो या एक बानियाने पाकिस्तान के साथ यहाँ इस कौम ने किया, या हमारे जो रहनुमा या हमारी हुकूमतों ने जो कुछ किया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद अगर सबसे बड़ा पाकिस्तान का नुकसान हुआ है तो वो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का इंतकाल है, जिसका कौम को जो है वो ता क़यामत जो है अफ़सोस रहेगा। बहरहाल ये वीडियो जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब की प्रॉपर्टी के साथ या उनके साथ जो कुछ किया वो आपको बताता हूँ। और उसके बाद फिर आगे जो नैब ज़दा सिंध के अफसरान हैं उनके साथ क्या कुछ हुआ है, उसके बाद फिर उनकी नींदें क्यों हराम है, ख़ास तौर पर वो तफसीलात भी रखूँगा। मेरे एक मुस्तकिल देखने वाले हैं अदनान कुरैशी साहब, वो तारीफ़ करते हैं और भी बेशुमार दोस्त हैं जो तारीफ़ करते हैं मेरी जो भी सहाफ़त से वाबस्ता जो चीज़ें होती हैं या उनसे मुताल्लिक़ जो चीज़ें होती हैं, मैं उनका बहुत बेहद मशकूर हूँ। उनकी फरमाइश के ऊपर या उन्होंने मुझे कहा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें रखूँ कि प्ली बारगेन या वीआर से जो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं तो फिर ख़ास तौर पर लोकल गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ महकमों को नुकसान कितना पहुँच सकता है, कितने अफसरान जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं और कितने जो है उसके फ़ायदे में आकर आगे जो है वो चीज़ें कर रहे हैं, वो सारी तफसीलात रखूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं वो जो उन्होंने सवाल किए थे मैं ब्रीफ कर सकूँ, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। एक तो ये है कि मोहाटा पैलेस जो मुख्तलिफ़ इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, यानी कि जो मुख्तलिफ़ लोग जो ख़ास तौर पर शोबे से वाबस्ता है मोहाटा पैलेस को वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, या सियासी शख्सियात और बहुत सारे कराची वाले तो ख़ास तौर पर इस मोहाटा पैलेस को जानते हैं कि मोहाटा पैलेस क्या है। मोहाटा पैलेस जो एक जगह है ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये 1947 से पहले ख़रीदी थी अपनी ज़ाती पैसों से, यानी कि अपने ज़ाती जो उनकी रकम थी उससे ख़रीदी थी और इनकी वो ज़ाती प्रॉपर्टी थी। और इसका नाम जो रखा था वो रखा था कसरे फ़ातिमा। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो ज़िंदगी के आखिरी जितने भी साल थे फ़ातिमा जनाह साहिबा भी यहाँ पर क़याम पज़ीर थी और इनकी जो ये वसीयत थी, वसीयत के मुताबिक ये जो मोहाटा पैलेस था इसको लड़कियों का एक मेडिकल कॉलेज बनना था, ये उनकी वसीयत के मुताबिक था। और उसके बाद फिर एक वसीयत के जो दावेदार हैं हुसैन वालजी साहब, उन्होंने तकरीबन 1971 में सिंध हाई कोर्ट में ये केस दायर किया था और आज तक जो जायदाद की तकसीम जो विरासत
इमारत के हिसाब से जो उनके तरक़े में थी चीज़ें, वो उसकी तकसीम का जो फ़ैसला है वो नहीं हो सका कि किस तनाज़ुर में किस तरह इसकी तकसीम हो सकेगी। हमने 2017 में तकरीबन ये ख़बर चलाई थी, उस वक्त जब हम 92 टीवी में थे। उसके बाद फिर ये केस चूँकि मुस्तकिल लगता नहीं है, मुख्तलिफ मौक़े पे डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि किसी न किसी वजह से वो समाअत उसकी नहीं हो पाती, तो इसलिए वो ख़बर बनती नहीं है, मामला दबा हुआ है, तो इसलिए वो रह जाता है। लेकिन पिछले दिनों कोशिश की हमने इस मामले को दोबारा इसमें जाने की, तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है इस केस की समाअत हुई। लेकिन हैरानकुन तौर पर 51 साल बाद अब सिर्फ इस बात का अब तक ये फ़ैसला हो सका है कि इस जो इमारत है इसका नाम, मैं ये वीडियो में कल चूँकि गया था वहाँ पर, तो ये वीडियो मैं इसकी वीडियो के साथ मुंसलिक करूँगा, आप देखेंगे कि मोहट्टा पैलेस की जगह कौन सी है। तो इस बात का फ़ैसला हो सका है कि इसका नाम मोहट्टा पैलेस से तब्दील करके जो असल नाम था, जो कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने रखा था, या फ़ातिमा जिन्ना साहिबा की तरफ से ये जो इस नाम को रखा गया था इस इमारत का, वो वापस उसी नाम से इसको पुकारा जाए, यानी कि कसरे फ़ातिमा के नाम से इसको पुकारा जाए और लिखा भी जाए, और अब ये मोहट्टा पैलेस इसको ना जो है वो पुकारा जाए, ना रखा जाए। अब जो कुछ कोर्ट में हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूँ समाअत के दौरान, क्योंकि तवील तरीन इसकी समाअत थी और बड़ा अहम तरीन ये फ़ैसला हुआ। अदालत ने ये अब करार दिया है कि इसको कसरे फ़ातिमा लिखा और कहा जाए, और उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि जो फ़ातिमा जिन्ना साहब की वसीयत के मुताबिक इस कसरे फ़ातिमा को जो लड़कियों का मेडिकल कॉलेज बनाना था, वो अब तक फ़ैसला क्यों नहीं हुआ या क्यों नहीं बनाया गया। अदालत ने जो मुतल्लिका इदारे हैं उनसे सवाल पूछा है, और अदालत ने कहा है कि फ़ातिमा जिन्ना ने कसरे फ़ातिमा को लड़कियों को मुफ्त तालीम देने के लिए जदीद मेडिकल कॉलेज बनाने की इस्तदा की थी। उन्होंने एक ख्वाहिश का इज़हार किया था, यानी कि इमारत फ़ातिमा जिन्ना साहिबा की होगी, लेकिन जो मैनेजमेंट होगी वो सारी लड़कियों को मुफ्त मेडिकल कॉलेज के तौर पर ये फ़राहम की जाएगी, सहूलत दी जाएगी इस इमारत के अंदर। बहुत बड़ी इमारत है, बहुत बड़ा इसका रकबा है, तो अब तक उस पर फ़ैसला नहीं हो सका है। अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो बानियान पाकिस्तान है उन्होंने क्या कुछ इस कौम के लिए किया, और जो फिर उसके बाद ज़िम्मेदारान आते हैं, जो मुख्तलिफ सियासी रहनुमा आते हैं, और इस सूबे में ख़ास तौर पर सिंध में तो ये भी हाल है कि बख्तावर भुट्टो साहिबा की इस कौम के लिए, इस सूबे के लिए, इस अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए क्या खिदमात है, उनके नाम पे कॉलेज बन गए। मतलब आप हैरान होंगे। असल में कहना इसलिए पड़ता है कि बानियान पाकिस्तान के साथ क्या हशर करते हैं आप, और उसके बाद फिर जो जिन्होंने कोई काम ही, कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया, उनके नाम पर अब मेडिकल कॉलेज बना देते हैं। बहरहाल वो सूबाई हुकूमत का इख्तियार है, लेकिन उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि ये अब तक क्यों नहीं बनाया गया। वो कुर्बानी दे रहे हैं आज भी, मरने के बाद भी इस कौम के लिए जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। और उसके बाद फिर अदालत ने अब तमाम जो फ़रीक़ैन हैं उनसे मेडिकल कॉलेज को तब्दील करने के लिए इस इमारत को, कसरे फ़ातिमा को, सिफारिशात तलब की हैं आइंदा समाअत पर, और सिंध हुकूमत से भी जवाब मांगा है। और उसके बाद फिर अदालत ने नाज़िर सिंध हाई कोर्ट से फ़ातिमा जिन्ना साहिबा के जो तरके या उनकी जो वरासत में जो उनकी प्रॉपर्टी थी, उनकी मुकम्मल तफसीलात भी तलब की हैं। और जैसे मैंने आपसे पहले जो बताया था कि हसन वालजी साहब थे, जो उन्होंने वो मलकियत के दावेदार हैं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में दावा दे रखा है, जो कि 1971 से ज़ेर समाअत है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 51 साल से, लेकिन अब तक उसमें फ़ैसला नहीं हो सका है। इनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ भी थी, यानी कि मुख्तलिफ बैंकों में शेयर्स भी थे और मुख्तलिफ चीज़ें थी, वो जो है उस पर जो है वो अब तक कोई फ़ैसला नहीं हो सका कि वो किस में कहाँ जाएंगी, किसको दी जाएंगी, और उसकी तकसीम का तरीक़ाकार जो है वो क्या होगा। अच्छा, जो अब इस वीडियो में जो ख़ास तौर पर हैरानकुन चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ़ातिमा जिन्ना साहिबा ने क्या खिदमत अंजाम दी और सूबाई हुकूमत या उनके जो मुतल्लिका इदारे हैं वो क्या अंजाम दे रहे हैं, उसका जो कच्चा चट्टा खोला जाए, जो उसके जो दलाइल में जो चीज़ें अदालत के सामने रखी, वो रखी ख्वाजा शमसुल इस्लाम साहब, जो कि दरख्वास्त गुजार के वकील हैं। उन्होंने दलाइल में कहा कि इस जो मोहट्टा पैलेस है, इसको चलाने के लिए पहले एक मोहट्टा पैलेस ट्रस्ट थी, उसके बाद इसका नाम जो है तब्दील करने के बाद मोहट्टा पैलेस गैलरी ट्रस्ट के नाम से रख दिया गया। और ये 2 नंबर, उन्होंने, ये उनके अल्फाज हैं कि 2 नंबर ट्रस्ट बनाई गई। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है, अरबों रुपए प्रॉपर्टी से कमाए जा रहे हैं। और 1947 से पहले कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये इमारत को ख़रीदा था। और उसके बाद सिंध हुकूमत इस मामले में दावा करती है, यानी कि चालाकी की, हाथ करने की कोशिश की, जिसको सिंध हाई कोर्ट ने रद्द किया है।
उन्होंने कहा कि 90s में इस इमारत को सिंध हुकूमत ने ख़रीद लिया था, अपने पास ले लिया था और उसकी आधी रकम जो है वो अदा जो है वो कर दी गई है, तो लिहाजा ये हमारी प्रॉपर्टी बनती है, इसके चालान वालान हमारे पास है, सबूत हमारे पास हैं। अदालत ने वो रद्द कर दिया उनका जो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ था, लेकिन अब अदालत ने कहा कि ये जो इमारत है वो मेडिकल कॉलेज ही बनेगी और लड़कियों को मुफ्त मेडिकल की तालीम दी जाएगी। ये फ़ातिमा जिन्ना साहिबा की ख्वाहिश थी। अच्छा, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि इसमें मुख्तलिफ जो है इवेंट्स होते हैं, यानी कि ख्वाजा शम्सुल इस्लाम ने अदालत को बताया, और जो पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा हैं, इनकी शादी भी यहाँ पर की गई, इसी इमारत के अंदर की गई। और मुख्तलिफ जो मैं यही आप सर्च कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, बड़े बड़े जो लोग हैं, ड्रामा इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो वहाँ पर बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं। हालांकि यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है, उसके भी औकात कर मुख्तस किए गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने अरबों रुपए कमा लिए, शर्मिला फारूकी की शादी यहाँ पर जो है वो की, तो लिहाजा ये गैर कानूनी तौर पर इस इमारत को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। और अदालत में ये तजवीज़ सामने आई कि इस मोहट्टा पैलेस यानी कि कसरे फातिमा को इंडस अस्पताल के हवाले कर दिया जाए और वो इसको मेडिकल कॉलेज के तौर पर चलाएँ। यानी कि ये, क्योंकि इंडस अस्पताल, SIUT, जिस तरह अदीब रिजवी साहब का नाम है, बड़े नाम है जिस तरह आप जानते हैं कराची वाले ख़ास तौर पर, तो वो उन्होंने तजवीज़ दी कि ये इंडस अस्पताल के हवाले कर दिया जाए इस मोहट्टा पैलेस यानी कि कसरे फातिमा को, और वो अब मेडिकल कॉलेज के तौर पर चलाएं। अब सिंध हुकूमत की जो चालाकी थी वो इस चालाकी यहाँ पर नाकाम हुई है, अदालत ने उसको रद्द किया है। अच्छा, ये इस पर मज़ीद भी जो पेशरफ्त होती रहेगी वो हम आपके सामने रखते रहेंगे, क्योंकि अब इसके पीछे इंशाल्लाह हम पूरे दयानतदारी के साथ लगेंगे और इस केस का जब तक फ़ैसला नहीं हो सकता हम इसको मुकम्मल तौर पर फॉलो करेंगे। अच्छा, अब आगे आता हूँ मैं। जो अदरान कुरैशी साहब ने सवालात किए थे, मैंने पहले एक वीडियो की थी जिसमें जो सिंध के करप्ट अफसरान हैं उनकी नैब ने रिपोर्ट्स पेश की, जिसमें कराची यहाँ सिंध की कराची नैब की जो तफसीली रिपोर्ट थी वो आपके सामने रखी थी। उसके बाद फिर सखर नैब की जानिब से भी जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें मुख्तलिफ महकमों में जो करप्ट अफसरान हैं उसमें बताया गया कि सखर नैब की ये रिपोर्ट है जिसमें 285 अफसरान शामिल हैं, और ये अफसरान जो थे उन्होंने VR किया, प्ली बार्गेन किया, और रेफरेंस में ये लोग नामजद भी हैं। और उसके बाद कई अफसरान जो है वो सज़ा याफ्ता हैं, अपीलें उन्होंने दायर भी की हुई हैं। और ये जो नैब को रकम वापस करने वाले लोग हैं रज़ाकाराना तौर पर, यानी कि VR करने वाले जो अफसरान हैं वो ग्रेड 19, ग्रेड 17 के 10 अफरान, ग्रेड 19 से ग्रेड 17 के 10 अफसरान जो शामिल हैं। और इसके अलावा प्ली बारगेन करने वाले अफसरान जो है वो ग्रेड 18 से 17 के 53 अफसरान जो है वो शामिल हैं, जो मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात थे। और नैब केसेस का सामने करने वाले जो अफसरान हैं वो ग्रेड 18, 19, 20 के 222 अफसरान जो है वो शामिल है ई नैब की रिपोर्ट के मुताबिक। उसके बाद इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ जिसमें तकरीबन कोई 494 अफसरान जो थे वो नैब को रज़ाकाराना तौर पर रकम वापस कर चुके हैं। इसके अलावा 70 के करीब जो है वो उनकी सिंध हाई कोर्ट में अपीलें ज़ेर समाअत हैं। 41 अफसरान जो है प्ली बारगेन करके प्ली बारगेन की, और 108 अफसरान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। इसमें कुछ मुख्तलिफ इंक्वायरियों का सामना भी कर रहे हैं। अच्छा, अब प्ली बारगेन और VR की मैं कुछ तफसील बताता हूँ, आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। प्ली बारगेन वो होती है कि एक अफसर अगर एतराफ़ जुर्म करता है कि उसने हाँ करप्शन की, और उसके बाद फिर वो ये जब तस्लीम करता है तो उसका पूरा एक तरीक़ेकार है, तरीक़ेकार के मुताबिक उसको फिर नाअहल करार दिया जाता है। किसी भी अवामी ओहदे के लिए, सरकारी ओहदे के लिए बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकता, किसी से कर्ज़ा नहीं ले सकता। वो तस्लीम करने के बाद वो उसकी प्ली बारगेन की दरख्वास्त मंजूर कर ली जाती है। ये इंक्वायरी या रेफरेंस के दौरान भी हो सकता है, यानी कि नैब के अफसरान जब तहकीकात करें उस दौरान या रेफरेंस भी दायर हो सकता है, तब भी उस दौरान भी अगर ये बंदा जो मुल्ज़िम है वो अगर प्ली बारगेन की दरख्वास्त देता है तो उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली जाती है, लेकिन वो नाअहल होगा इन 10 साल के लिए उसमें, या 10 या 5-7 साल के लिए, लेकिन मजबूरी तौर पर तकरीबन 10 साल के लिए उसको नाअहल करार दिया जाता है। उसके बाद अगर वो किसी मुल्ज़िम को सज़ा हो जाती है तब भी अदालत उस मुल्ज़िम को सज़ा के साथ जुर्माना और उसके बाद फिर नाअहल भी करार देती है। ये नैब के रूल्स में शामिल है। उसके बाद फिर अगर VR करते हैं या रज़ाकाराना तौर पर जो रकम वापस करते हैं, यानी कि अगर एक अफसर के ऊपर अगर कोई करप्शन का इल्ज़ाम लगा या उसको नैब को पता चला, उन्होंने तहकीकात के लिए उसको नोटिस जारी किया, तो वो क्या करता है कि जो उसके ऊपर इल्ज़ाम होता है उसकी रकम बग़ैर रेफरेंस, बग़ैर इंक्वायरी शुरू हुए वो रकम वॉलंटरी जो है रिटर्न करता है नैब को। उसको रज़ाकाराना तौर पर आप कह सकते हैं, यानी कि लूटने वाले भी रज़ाकाराना तौर पर देंगे। मैं तो कहूँगा बस अब अल्फाज ऐसे होते हैं, दिल में बहुत आता है, कौम के लिए दुख होता है कि ऐसे अफसरान
جو تسلیم کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کو نااہل قرار نہیں دیا جاتا، لیکن وہ وی آر کی ایک نیب کی ایک شک تھی، اس کے مطابق وہ رقم واپس کر دیتے ہیں، اور پھر وہ نااہل بھی نہیں ہوتے، وہ ان کے سرکاری یا پرائیویٹ عہدے بھی انجوائے کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ وہی لوٹ مار دوبارہ شروع کر دیتے تھے۔ لیکن جسٹس امین ہانی مسلم صاحب نے جب سپریم کورٹ میں تعینات تھے، اب ریٹائر ہو چکے ہیں، انہوں نے جو وی آر کی نیب کی شک تھی اس کو معطل کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ زیادتی ہے کہ ایک افسر اگر اس کے اوپر جو یعنی کہ وہ کرپشن کرتا ہے، بدعنوانی کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ عہدے سے نااہل ہوئے بغیر، یعنی کہ اس کو سزا ہوئے بغیر وہ دوبارہ وہ رقم معمولی سی واپس کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ وہی کام شروع کر دیتا ہے، تو اس لیے انہوں نے وہ نیب کی وہ شک معطل کی تھی، اور اب تک جو ہے وہ معطل ہے۔ اگر یعنی کہ اس کے خلاف اب تک کسی نے اپیل نہیں کی، یا اس کیس کو جو ہے وہ دوبارہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا ہے، لیکن وہ معطل ہے۔ اب ہم آتے ہیں جس طرح عدنان قریشی صاحب نے سوال کیا تھا اس کے اوپر، جس طرح سندھ ہائی کورٹ نے تقریباً 3 سے 4 بار جسٹس ندیم اختر صاحب نے حکم نامے جاری کیے، اقبال کڑھڑو صاحب نے حکم نامے جاری کیے، اب تیسری سے چوتھی دفعہ جو ہے وہ جسٹس یہ صلاح الدین پنور صاحب نے بھی حکم نامے جاری کیے کہ جن جن کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، کرپٹ افسران ہیں، ان کو عہدوں پر تعینات نہ کیا جائے، یعنی کہ اگر سزا ہو جاتی ہے کسی افسر کو تو وہ تو نااہل ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ عہدے پہ رہ نہیں سکتا، اس کے بعد پھر اگر وی آر کرتا ہے، پلی بارگن کرتا ہے، تو تب بھی وہ نااہل ہو جاتا ہے، اس کا باقاعدہ طور پر چیئرمین نیب اور اس کے بعد یا متعلقہ احتساب عدالت سے اس کا جو ہے وہ نکلتا ہے، اس کا ایک آرڈر نکلتا ہے جس میں اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ اس نے جرم کا ارتکاب کیا، بلکہ اب اعتراف کیا، اس کے اوپر ثابت ہوا، تسلیم کیا، اور اس کے بعد یہ نااہل ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر یہ معاملہ چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود 500 کے قریب، جیسے میں نے آپ کو اس رپورٹ میں بتایا کہ مختلف عہدوں پر تعینات جو افسران ہیں انہوں نے کرپشن کی، مختلف لوگوں نے درخواستیں دائر کی۔ ایک ہمارے دوست صحافی بیورو چیف ہیں اب تک میں امتیاز چانڈیو صاحب، انہوں نے درخواست دی، چونکہ وہ بھی کرپشن کے خلاف بہت زیادہ کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے الطاف جاوید ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ان کی جانب سے بھی، ان کے ایک کلائنٹ تھے، ان کی جانب سے بھی درخواست آئی، ایم کیو ایم کے قمر نویس جمیل صاحب نے بھی درخواست دی تھی، تو یہ 3-4 درخواستیں اب یکجا ہو چکی ہیں۔ اب اگر یہ سندھ حکومت، چونکہ ابھی بھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کرپٹ افسران سے بھی کرپشن کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو ہیر پھیر کر کے ان کی رپورٹ میں آگے پیچھے کر کے ایک افسر جس کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں ان کو 3 سے 4 عہدوں سے نوازا گیا ہے، 3 سے 4 عہدوں پر ان کو جو ہے تعینات کیا گیا ہے، یا ان کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اور جو اہل افسران ہیں جن کے اوپر کرپشن کے چارجز بھی نہیں ہیں، وہ جو ہے وہ پوسٹنگ کے جو ہے وہ بیچارے کیا کہتے ہیں ویٹ کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ اب آخری دفعہ جو آرڈر جاری کیا ہے صلاح الدین پنور صاحب نے، انہوں نے منع کیا ہے کہ ایسے افسران جو سزا یافتہ ہیں یا جو ضمانتوں پر ہیں ان کو پوسٹنگ نہ دی جائے، ان کو ذمہ داری نہ دی جائے۔ اس طرح اگر یہ جو تسلیم شدہ ہیں جن کی لسٹوں میں نام ہے، نیب نے لسٹ جاری پیش کی ہے، مختلف اداروں کی جانب سے جو رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق 500 سے زائد جو ہے مختلف محکمے ہیں، جس میں محکمہ بلدیات بھی ہے، محکمہ لوکل گورنمنٹ بھی ہے، محکمہ ایجوکیشن بھی ہے، اور اس کے علاوہ بورڈ آف ریونیو، ایس بی سی ہے، یعنی کہ جیسے 54 ٹوٹل محکمے ہیں، لیکن 17 سے 18 ایسے محکمے ہیں جن کے اندر کرپٹ افسران جو ہے وہ آج بھی تعینات ہیں۔ سندھ حکومت جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے رپورٹس میں جب بھی عدالت کا حکم نامہ جاری ہوتا ہے وہ رد و بدل کر کے عدالت میں پیش کر دیتی ہے، اور اس کو اٹھا کے اس کو ادھر کر دیا، اس کو اٹھا کے ادھر کر دیا، رپورٹ جمع کرانے کے بعد اس کو پھر دوسرے طریقے سے جو ہے پوسٹنگ دی جاتی ہے، اس طرح جو سرکل چلا رہی ہے۔ لیکن اب تک عدالتوں کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا۔ لوگ عدالتوں پہ الزام عائد کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پر یہ عدالتوں کا معاملہ نہیں ہے، عدالت ایک حکم نامہ جاری کر دیتی ہے، اب ظاہر ڈنڈا اٹھا کے کسی کے پیچھے نہیں لگتی۔ اب جو اپنے حلف، اپنے قانون، اپنے ملک اور اپنی ایک جس آفس کو آپ ہولڈ کرتے ہیں اس کی ذمہ داری کے تحت ان افسران کو، ان ذمہ داران کو، ان حکومتوں کو، ان وزراء کو کام کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ کرتے نہیں ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ جو کرپٹ عناصر ہیں وہ انجوائے کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح اگر ان 500 کے قریب جو سندھ میں کرپٹ افسران ہیں جو گریڈ 16 سے گریڈ 20 کے درمیان جو ہے جو عہدے رکھتے ہیں، ان جو کہ 2-3 پوسٹنگ انجوائے کر رہے ہیں، ایڈیشنل چارجز ہیں ان کے پاس، تو یہ آدھے سے زیادہ جو ہے بیوروکریسی فارغ ہو جائے گی سندھ کی، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ بہرحال یہ انتہائی اہم چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، تو آگے چل کر مزید بھی اس سلسلے میں جو اپڈیٹ ہوگی آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ اس قوم کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔